दोस्तों, नए उमंग और नए जोश के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में बाल्यावस्था के जो है एकदम बेसिक पॉइंट को क्लियर किया हुआ था, ठीक है। तो उसी के क्रम में हमने पहले शैशवावस्था पर चर्चा किया, उसके बाद बाल्यावस्था पर चर्चा किया और बाल्यावस्था की आज कुछ जो है उसकी विशेषताएं होती हैं और बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे ली जाती है, तो उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है। देखिए, मैं इस चैप्टर को जो आज ये मेरा लेक्चर है, मैं शैशवावस्था से कंपैरिजन करते हुए आपको ले चलूंगा कि भैया एक शैशवावस्था का बालक क्या होता है और एक बाल्यावस्था का बालक जो होता है उसकी विशेषताएं कैसे पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले अच्छा एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे से जो है इसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो बाल्यावस्था का मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको दिया हुआ था, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखिएगा, उसके बाद इस पर आइएगा, तब जाके आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, और यहाँ सबसे पहला लिखा गया है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। यह बाल्यावस्था की विशेषता है कि जो है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। और अगर यही हम बात करें शैशवावस्था की, तो यहाँ शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता पाई जाती है शैशवावस्था में। अच्छा, इसके आगे हम अगर कहें आपसे कि जो शैशवावस्था तथा शैशवा नहीं, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जो सॉरी, हाँ, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता क्या कहता है कि जो अभी हमने कहा आपसे कि शैशवावस्था में जो विकास होता है वह तीव्र होता है बाल्यावस्था की अपेक्षा, ठीक है। और अगर बाल्यावस्था की हम बात करें तो जो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास बच्चे का होता है वह एक बार स्थिर पड़ जाता है, ठीक है। उसका मानसिक विकास स्थिर, उसमें स्थिरता आ जाती है। और अगर यही हम फिर कहें कि बालक के अंदर चंचलता जो होती है वह भी घटने लगती है, उसका जो मानसिक विकास होता है उसमें जो है परिपक्वता दिखाई देने लगती है, ठीक है। अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो बालक जो होता है बाल्यावस्था का, वह प्रौढ़ों के समान व्यवहार करने लगता है, ठीक है। ये रहा शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता की बात मैंने किया। और इसके आगे अगर हम कहें आपसे कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, यह तो बाल्यावस्था का है, ठीक है, मानसिक विशेषताओं में वृद्धि। लेकिन अगर यही हम बात करें आपसे कि जो है दूसरा हमारा कहता है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जो शैशव बाल्यावस्था का एक बालक होता है उसकी अस्थाई स्मृति, देखिए स्मृति के बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ बात आई है तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जो अस्थाई स्मृति में होता है बाल्यावस्था के बालक में, उसमें जो उसकी वृद्धि में, अस्थाई स्मृति में वृद्धि मानसिक क्षमताओं में लगातार वृद्धि होती रहती है, ठीक है। जो अस्थाई स्मृति होती है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है, जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति का विकास बहुत तीव्र गति से होता रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। आत्मनिर्भरता की भावना, मैंने कल इंट्रोडक्शन के तौर पर इसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था कि आत्मनिर्भरता की भावना क्या होती है। देखिए, आत्मनिर्भरता की भावना, अगर हम यही बात करें आपसे कि शैशवावस्था का बालक जो होता है वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह स्वयं अपने ऊपर निर्भर हो जाता है, ठीक है। अगर वही कहा जाए कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, बालक अपने सभी कार्य को, जैसे होता है कि जब बाल्यावस्था का बालक होता है तो जो है वह स्वयं से नहाना शुरू कर देता है, कपड़े वगैरह अपना धुलने लगता है। तो यही चीज कहा जा रहा है इसमें कि बालक में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत हो जाती है, ठीक है। अगर यही देखिए 3 नंबर हमारा हुआ। और 4 नंबर की हम बात करें, रचनात्मक कार्यों में रुचि। जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे बगीचे में कार्य करना, ठीक है। जैसे जो बाल्यावस्था का बालक होगा भैया, तो अगर उसे कुछ करने के लिए कहेंगे तो वह बहुत अच्छे से उस चीज को करता है। तो वही चीज कहा जा रहा है, अगर बालक को आप कहीं ले जाते हैं कुछ करवाने के लिए तो वह उसमें बहुत अच्छी तरह से रुचि लेता है, ठीक है। जैसे जो है बगीचे में कार्य करना हुआ, लकड़ी लकड़ी होती है,
अन्य वह जो है लकड़ी से, जैसे होता नहीं है कि बच्चे छोटी छोटी लकड़ियां लेके वह कहीं कुछ बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। और वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो होती हैं वह सिलाई हुआ, कढ़ाई हुआ, रसोई घर हुआ, इन सब में अपने जो है कार्य को करने लगती हैं। ठीक है, अगला हमारा है जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए, जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं में आता है कि जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था के बालक में पाई जाती है। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है, जैसे अगर कहा जाए कि बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उस विषय में वह जानने का प्रयास करता है। जैसे अगर यहाँ आपके जो भी पास पड़ोस में बाल्यावस्था का बालक होगा, वह किसी चीज को जब देखता होगा तो उसके बारे में वह अच्छी तरह से जानने का प्रयास करता होगा कि ये क्या है, कैसे है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि एक बाल्यावस्था का बालक जो होता है उसके अंदर जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। और अगर हम बात करें छह नंबर की, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास जो होता है भैया, इसमें बालक होता है वह समाज में जो होता है सामाजिक कार्यों में वह रुचि लेने लगता है। ठीक है, बालक जो होता है वह सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे अगर कहा जाए कि विद्यालय में कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें बालक हमेशा पार्टिसिपेट करता है। वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है कि सामाजिक गुणों का विकास होता है। जब आपके कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके दिमाग में जो भी चलता रहता है उसी से आपका सामाजिक विकास जो है अच्छी तरह से होता है। ठीक, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। अगर इसमें कहा जाए कि बाल्यावस्था में परिवार के बाद मुख्य रूप से बालक का सामाजिकरण विद्यालय से होता है। अगर देखा जाए तो बालक होता है सबसे पहला जब पैदा होता है तो वह अपने परिवार में आता है और उसके बाद अपने पास पड़ोस में जाता है। पास पड़ोस के बाद वह विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय से भी उसका सामाजिक जो होता है, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास विद्यालय से भी होता है। ठीक है, अतः अध्यापक का यह दायित्व है कि वह कक्षा में, विद्यालय तथा खेल के मैदान में ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे बालक के अनुकूल सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगला है कि देखिए, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। ठीक है, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, इसका क्या मतलब है आप जरा सा देखेंगे। कहा जा रहा है कि 7 नंबर का हमारा ऑप्शन है सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। एक बालक होता है, ठीक, बालक होता है वह सामूहिक खेलों में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि सामूहिक खेलों में विशेष रुचि जब बालक होता है, वह जब समूह में किसी खेल को खेलता है तो जाहिर सी बात है उसके जो भी जो भी वह सीखता है उसके स्मृति में अस्थायी हो जाता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, हाँ, मनोवैज्ञानिक कार्ल ग्रूस हैं, वो कहते हैं कि खेल द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। कहने का मतलब ये है कि खेल द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। मैंने अभी आपसे कहा कि एक बालक होता है, जब वह खेलना प्रारंभ करता है तो बालक खेल खेल से बहुत कुछ सीख जाता है। ठीक है, कभी कभी होता है आपके घर में बच्चे होंगे, जब उसे सिखाते होंगे क लिखने के लिए तो कहते होंगे भैया एक सीधी पाई पारो, फिर एक इस तरह पार दो, फिर एक गोला कर दो और एक लटका दो। ठीक है, आप इसी तरह से एक बालक को धीरे धीरे करके क का ज्ञान करा देते हैं। जब बालक इस तरह से सीख जाता है तो उसकी स्मृति में यह हमेशा के लिए बैठ जाती है कि नहीं, क को हमें किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, उम्मीद है कि यह आप समझ रहे होंगे। अगले एक और मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं, देखिए स्टैनले हॉल हैं, वो कहते हैं कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उसके पूर्वज करते आए हैं। ठीक है, कहते हैं, फिर से सुनिएगा, बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उसके पूर्वज करते आए हैं। देखिए, ये स्टैनले हॉल महोदय का कथन था। अगला हमारा है काम प्रवृत्ति की भावना। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो काम प्रवृत्ति की भावना बाल्यावस्था के बालक में यह जागृत होती है। कहा जाए कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जन्म से ही काम की भावना विकसित होती है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते यह एकदम अपने दृढ़ पर आ जाती है
किंतु बाल्यावस्था में स्वप्रेम की, जैसे यहाँ तो काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, लेकिन इसी में भैया स्वप्रेम मतलब बालक अपने जो है प्रेम की भाव जो है बालक जो शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना होती है, लेकिन यहाँ बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो स्वप्रेम की भावना यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और बाल्यावस्था में स्वप्रेम तथा पितृप्रेम जो शैशवावस्था में जो है स्वप्रेम होता है, मातृ प्रेम होता है या विरोध भी करते हैं, तो यह ग्रंथियां जो होती हैं यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, बालक बालिकाओं में समलिंगी प्रेम का जो उद्भव होता है, जैसे अगर कहा जाए तो बालक जो है जो समलिंगी, अगर यहाँ कहा जाए बालक बालिकाएं जो होते हैं उसमें समलिंगी प्रेम भावना का विकास होता है। ठीक है, या उद्भव होता है, जो भी आप कह सकते हैं। अगला हमारा है 9 नंबर, संग्रह की प्रवृत्ति। देखिए, संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि अगर सीधे तौर पर इस संग्रह से आप समझ रहे होंगे, संग्रह की प्रवृत्ति मीन्स इकट्ठा करना। तो जो बाल्यावस्था का बालक होता है उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इस अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टैम्प, बोलियां, खिलौने इत्यादि जैसे कुछ चीज, जैसे बालक कुछ चीज पाता है, मान लीजिए अभी यही मार्कर पा गया बालक, तो उसे ले जाकर कहीं कलेक्ट करके रख लेगा, किसी चीज और को पा गया तो वो भी रख लेगा। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि जो है बाल्यावस्था के बालक में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। देखिए, अगर हम बात करें भैया जो है 10 नंबर की, तो इसमें सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि वह अपने अधिक समय दूसरों के साथ बिताना चाहता है, समूह में खेलना अधिक रुचि लेता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वह अधिक समय दूसरों में बिताना चाहता है, ऐसा नहीं कि वह घर में रहना चाहता है। बाल्यावस्था के बालक की विशेषता मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वह अधिक अपना जो समय होता है वह किसी और के साथ बिताना चाहता है, और वह सामूहिक खेलों में रुचि लेता है। ठीक है, जैसे बालक होगा जब, वो तो अकेले में भाई कोई खेल तो होगा नहीं, तो अकेले में उसकी रुचियां नहीं जागृत होती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बालक जो होता है बाल्यावस्था का, वह जो है समूह में खेलना चाहता है, वो उसकी रुचि जो होती है अधिक होती है समूह में। ठीक है, बालक किसी न किसी समूह का इसमें सदस्य बन जाता है। जैसे उनके जो है बहुत सारे समूह होते हैं, तो बाल्यावस्था का बालक जो होता है वह किसी न किसी सदस्य का समूह बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। भैया आपसे सीधे तौर पर इसमें पूछी जाती है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं का आप वर्णन करें, तो आप अगर इस चीज को सिर्फ लिख देते हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला आता है, देखिए यहाँ लिखा गया है कि शारीरिक तथा मानसिक बाल्यावस्था में शिक्षा। ठीक है, बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे प्राप्त की जाती है, एक बाल्यावस्था का बालक होता है वह किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा आप सुनते हुए चलेंगे। बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, शारीरिक विकास पर ध्यान, कहना जैसे इसमें बात आती है कि एक कथन आता है अरस्तु का, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है भैया, जब जो है देखिए सीधे तौर पर लिखा है शारीरिक विकास पर ध्यान, जब आपका शारीरिक जो आपके जैसे अगर सीधे तौर पर बोला जाए आपका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बाल्यावस्था की शिक्षा होगी वह पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कथन आप नोट कर लीजिएगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह अरस्तु का कथन है। ठीक है, अरस्तु ठीक, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अरस्तु का कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, देखिए इसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बालकों का उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय में उन्हें खेल कूद, व्यायाम आदि की शिक्षा के लिए क्रियाओं का अवसर प्रदान करें। कहने का मतलब ये है कि बालक जो होता है उसके लिए हमें पौष्टिक भोजन देना चाहिए, और पौष्टिक ऐसा नहीं है कि पौष्टिक भोजन के देने के साथ हम दिन भर उसे बैठाए रहे, नहीं, उसके साथ जो है क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है, जैसे खेल कूद में उसे अवसर देना चाहिए।
तो और सारी क्रियाओं को कराना चाहिए। तो इसी से हमारे शारीरिक विकास जो भी होंगे, अगर स्वस्थ रहेंगे तो भैया हमारे शिक्षा जो होगी वह अच्छी तरह से होगी। ठीक है, एक नंबर रहा था। अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा। पहले अगर हम प्राचीन समय में बात करें तो हमारी जो प्राचीन समय की शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ठीक है, प्राचीन समय की शिक्षा थी वह शिक्षक केंद्रित थी, मीन्स कहा जाए अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी। इसमें क्या होता था कि बालक जिस तरह से चाहता था तोड़ मरोड़ कर आपको उसी तरह से पढ़ाता था। लेकिन अगर हम आज की शिक्षा की बात करें तो वह बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। हमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम फारसी पढ़ाए चले जाएं, जो बालक आगे बैठे हैं उनको कुछ पल्ले ही ना पड़े, इधर से सुने और इधर से निकल जाए, ऐसा नहीं है। अब की शिक्षा में हमें जो है बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करनी है। यानी कहने का मतलब ये है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, भैया जब हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, चाइल्ड साइकोलॉजी का हमें ज्ञान होगा, जब हम बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो अगर हमें साइकोलॉजी का ज्ञान है तब जाके हमारी शिक्षा जो होगी वह पूर्ण रूप से अच्छी मानी जाएगी। यानी इसमें लिखा गया है, देखिए प्राचीन काल में शिक्षा जो अध्यापक की इच्छा पर चलती थी, ठीक डंडे के बल पर अनुशासन कायम किया जाता था। प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूं, डंडे के बल पर शिक्षा अनुशासन कायम किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में यह नियम पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप किसी भी जो है टीचर के हाथ में डंडा नहीं देखेंगे। देखते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो डंडे का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। हालांकि अगर हम एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ एक जो है डंडे का प्रावधान खत्म कर दिया कि भैया आपको डंडा लेके क्लास में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि इच्छा न रहने पर भी बालक को पुस्तक की तरफ देखना पड़ता था। प्राचीन समय में ऐसा था कि जब बालक को अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तब भी शिक्षक अगर चाहता था आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, मार मार के पढ़ाता था। लेकिन आज क्या है, आज यह व्यवस्था खत्म हो गई है। अगर बालक की इच्छा नहीं है तो बालक छोड़ दीजिए, आप खेल कूद ले, बाद में पढ़ाइए। आगे लिखा गया है, आगे उसी का विपरीत लिखा गया है, मनोविज्ञान मनोविज्ञान का शिक्षा पदार्पण हुआ तो शिक्षक अध्यापक केंद्रित से हटकर बाल केंद्रित हो गई। मैंने अभी आपसे कहा कि जब पूर्व समय में अध्यापक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन इस समय बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। हमें बालक को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करनी है कि बालक को क्या चीज पसंद है, कैसे पसंद है। अरे भैया बालक को अभी हम जोड़ बताएं और जोड़ उसको आ ही नहीं रहा तो हम चले जाएं उसको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएं तो ये शोभा नहीं देता है। ठीक है, इसलिए बालक को हमें केंद्र मानकर पढ़ाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अगला हमारा है 3 नंबर, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। ठीक है, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है, खेल और क्रियाशीलता बालकों की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। कह रहा है कि खेल, ठीक है, खेल और क्रियाशीलता बालक की सहज एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं। बालक कितना भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर उसे खेल खिलाते हैं और अगर खेल खेल में ही उसे शिक्षा देते हैं तो वह सीखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों के अंदर खेल भावना हमेशा विकसित करनी चाहिए। आगे है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने बालक की शिक्षा एवं खेल और क्रिया के प्रमुख स्थान दिया है। कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालक की शिक्षा में खेल, और ऐसा नहीं है कि बालक अगर विद्यालय जा रहा है पढ़ने तो उसे खेल नहीं खिलाना है, खिलाना सब कुछ करना है आपको। ठीक है, खेल भी खिलाना है, पढ़ाना भी है, लेकिन सब कुछ समय समय पर करना है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर खेले खिलाते रहें। ठीक है, तो सीधे सीधे आप सुनिएगा कि बालक के जो है उसके हमें शारीरिक तथा मानसिक विकास में शारीरिक मानसिक, जैसे भैया जब बालक खेल खेलेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, सारे विकास यहाँ से जागृत होते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। भैया अगर आपको कहीं समस्या है, दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं भी आपको पढ़ाने का प्रयास अच्छे तरह से कर रहा हूं, उम्मीद करते हैं कि आपको आ भी रहा होगा। ठीक है, सारी बातें मेरे पास बुक है, कुछ यहाँ से देखता हूँ और कुछ अपने मन से आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखिए बिना पढ़े तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है और बाकी चीज़ें तो क्लियर रहती हैं। रोचक पाठ्यक्रम, इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा बालक भैया होगा, जब बाल्यावस्था का बालक होता है तो इसकी प्रारंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है, मैंने आपको बताया यह इसका उपनाम है। ठीक है, रोचक पाठ्यक्रम से मतलब यह है कि अभी हम बालक को
जो है रोचक पाठ्यक्रम, जैसे बालक के जब बुक आप देखते होंगे तो उसमें कहीं भालू का चित्र छपा होता है, कहीं सेब का चित्र इतना बड़ा बड़ा छपा होता है, कहीं बाघ छपा होता है। तो जब बाल्यावस्था का बालक होता है, जब वो शेर को देखता है तो उसके जो भी मनोभावनाएं होती हैं वह बार बार देखने के लिए जागृत होती है कि नहीं ये तो शेर है या बाघ है, यह कुत्ता है। तो उस चीज को वह देखता है, उसके दिमाग में वह फीड हो जाती हैं कि जैसे APPLE अभी इतना बड़ा सेब यहीं रंगीन कलर का छाप दिया जाए, तो जब बालक देखेगा तो उसे जानने के लिए उत्सुक होगा कि यह क्या चीज है। तो जब वह जानने के लिए उत्सुक होगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसे बताएंगे। ठीक है, रोचक पाठ्यक्रम से तात्पर्य यही है कि पाठ्यक्रम उसका रुचिकर होना चाहिए, वह सरल और जो है अच्छा होना चाहिए। उसके जो भी जो जैसे बालक होता पहले थी जो है, जैसे कहा जाता था कि जब बालक की बुकों में भैया चित्र नहीं होगा तो उसकी इच्छा नहीं होगी पढ़ने के लिए, तो वह बालक उसे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास बहुत अच्छी तरह से करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अगला हमारा है, देखिए, भाषा विकास पर ध्यान। ठीक है, भाषा विकास पर ध्यान बिल्कुल हमें देना चाहिए। कहना है कि बाल्यावस्था में भाषा विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालकों में भाषा संबंधित ज्ञान वृद्धि के लिए उन्हें बातचीत करने, कहानियां सुनाने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद में भाग लेने, भाषण देने इत्यादि चीजों का विकास करना चाहिए। जैसे भाषा का विकास एक बालक का कैसे होगा? भाषा का विकास तभी होगा जब उसके साथ हम बातचीत करेंगे, कहानियां सुनाएंगे और भाषण प्रतियोगिता जो जो भी होती होगी उन सब में जब बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट करेगा तो उसके जो भी भाषा का विकास होगा वह अच्छी तरह से होगा। इसलिए कहा जाता है कि बालक कहीं भी रहे भैया उसके मानसिक, उसके भाषा विकास के लिए जब वह बोलेगा तभी उसमें भाषा का विकास होगा। तो बालक के अंदर आपको यह चीज़ जागृत करनी है, वह कहीं अगर पार्टी प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ बोलने का अगर उसे अवसर मिल रहा है तो उसके दिमाग पर जोर जाता है कि नहीं हमें क्या चीज़ बोलना है। तो इसी से हमारे भाषा विकास जो है, भाषा विकास ध्यान इसीलिए देना चाहिए। अगला क्या है कि मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम भाषा विकास पर ध्यान दे रहे हैं तो हमें मानसिक विकास पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि मानसिक विकास के लिए प्राकृतिक एवं शांत वातावरण उपयुक्त है। देखिए, मानसिक विकास के लिए जहां अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी यहाँ जो है हमारे आसपास में ढेर सारे लाउड स्पीकर बजा दिए जाएं तो क्या यहाँ पढ़ाना संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। इसलिए कहा जा रहा है मानसिक विकास, भैया जब यहाँ अभी बज रहा हो बाजा और हम वहाँ पढ़ाएं तो हमारा तो ध्यान उस पर चला जाएगा। मानसिक विकास में मानसिक विकास पर ध्यान तभी दिया जा सकता है जब हमारा पर्यावरण पर्यावरण है, जो हमारे आसपास के वातावरण होंगे वह शांत होंगे। अचिल्लपो होता रहेगा तो हम कभी जो है हमारा ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि आप उधर ध्यान ना दो, भैया बिल्कुल ध्यान चला जाता है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है, सुनिएगा, कि अतः बालक के मानसिक विकास के लिए यथासंभव अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए। घर और विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि ताकि बालकों में मानसिक योग्यताओं, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क, यथोचित विकास हो सके। जब हर चीज वहाँ जो है उसका वातावरण शांत मिलेगा तो उसमें हर जो है चीज का डेवलपमेंट ऑलरेडी होता रहेगा। ठीक है, अगला क्या है? नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा पहले होता था कि इसका एक बुकें आती थी नैतिक शिक्षा की, लेकिन अब क्या हुआ? देखिए, लिखा है कि नैतिक शिक्षा पढ़ाने की चीज नहीं बल्कि यह सीखने की चीज है। मेरे छात्र जीवन में नैतिकता सिखाई जाती थी, परंतु अब माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है जो कि अनुचित है। बालकों में नैतिकता सिखानी चाहिए। इस अवस्था में बालक नैतिक मान्यताओं और नियमों पर विश्वास करता है, अतः इस अवस्था में नैतिक मूल्यों के विकास में सामाजिक मान्यताओं एवं नियमों में आस्था जागृत करनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है कि सामाजिक गुणों का विकास। भैया सामाजिक गुणों का विकास का मतलब क्या है? बालक में, जैसे बालक होता है जब बाल्यावस्था में परिवार के बाद मुख्य रूप से बालक का जो सामाजिकरण होता है वह विद्यालय में होता है। ठीक, बालक परिवार के बाद जो भी उसका सामाजिकरण होता है वह विद्यालय में होता है। यह चीज आप पहले से वाकिफ हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें आपसे
कि अध्यापक का यह दायित्व है कि उसके सामाजिकरण के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जहां उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। और लास्ट 9वां हमारा आता है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था का मतलब क्या है? जैसे रचनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति प्रारंभ से दिखाई देती है। एक छोटा बालक होता है, वह हमेशा किसी कार्य को करने के लिए जो है प्रेरित होता है। जब वह किसी रचनात्मक कार्य को करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो अस्थाई मेमोरी होती है उसमें फीड होती हुई चली जाती है। जैसे वह करता क्या है कि छोटी छोटी लकड़ियां लेकर कुछ बना देगा, घर बना देगा, गाड़ी बना देता है। तो यही चीज इसमें कहा जा रहा है कि रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। जब वह रचनात्मक कार्य करेगा तो उसकी जो है उसकी प्रवृत्तियों में विकास होता हुआ चला जाएगा। और लास्ट में अगर हम बात करें आपसे सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, तो भैया इसका मतलब होता है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि में बाल्यावस्था में समूह में रहने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। मैंने अभी यहाँ भी बताया आपसे कि एक बालक जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह समूह में रहना पसंद करता है। ठीक है। समूह में रहने से वह अकेले रहना पसंद नहीं करता है। वह बालक मित्रों के साथ मिलजुल कर कार्य करने के लिए अपना अनुभव जो होता है, जैसे जब बालक होगा और जब वह एक समूह में रहेगा तो जो भी उसका विकास होगा वह अस्थाई होता है। ठीक है। और आगे अच्छा 10 नंबर था। अब लास्ट में हमारा यही वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर यह चीज़ आपको समझ में आ रही है तो अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न नज़र आती है तो भैया आप कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में उस टॉपिक को यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स, धन्यवाद।